नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है वीडियो में। ठीक है, इसमें सिर्फ लिस्टिंग दे रहा हूं मैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारे एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे वनडे का हो। डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? नीति निदेशक सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को संविधान ने कुछ गाइडलाइन जारी की है कि वो फॉलो करनी चाहिए, करें ना करें ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, मेन चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36 से लेके ये पूरा 51 तक है। ठीक है, 36 से लेकर टोटल 51 तक है। 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई। स्टेट क्या होता है? कोई भी इंडियन अथॉरिटी, इंडिया की कोई भी अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी, इवन पब्लिक अथॉरिटी तक जो है माना गया है सुप्रीम कोर्ट ने। 37 वाला कि कैसे इसके उसको लागू किया जाएगा। 38 में अगर आप देखेंगे कि स्टेट को सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है, वेलफेयर और जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, तो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये 38 में दिया है। बाकी मैंने इधर उधर कुछ फिलर जोड़े हैं, ये आप जरूर अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। उसके बाद है कि 39 में क्या लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रिंसिपल स्टेट को फॉलो करने हैं, कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत। ठीक है, फिर 39A है। 39A में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये 39A में है। ठीक है, 40 में क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। इसका डिटेल डीपीएसपी का आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत प्लेलिस्ट है। मैं यहाँ पे क्विक कर रहा हूँ सारे एग्जाम्स के रिवीजन के लिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल। 41 में क्या है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का और सार्वजनिक सहायता। ये सब किस चीज के लिए है? ये सरकार को दिशा निर्देश जारी करता है संविधान कि भैया ये सब चीजें करो। 42 में क्या है कि जस्ट और ह्यूमन कंडीशन आपको देनी चाहिए वर्क में, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, प्लस मैटरनिटी रिलीव देनी चाहिए। अच्छा, ये जो डीपीएसपी है इसको अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनको ये संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि ये नॉवेल फीचर है। किसको बोला था नॉवेल फीचर? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो ये है, ये क्या है? ये आपके नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? ये नॉवेल फीचर है, ध्यान रखना, ये आ सकता है ये। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को अगर आप जोड़ दो तो क्या है? ये सोल है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये एक चीज और याद रखिएगा, ग्रैमली ऑस्टिन ने डिस्क्राइब किया है डीपीएसपी को और फंडामेंटल को, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में। देखिए, डीपीएसपी का कहीं भी संविधान में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि भैया ये गांधीयन है, ये सोशलिस्ट है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ये सिर्फ इसलिए बांटे गए हैं, बुक्स में इसलिए दिए गए हैं कि भैया ये इस टाइप के हैं। जैसे कुछ जो है प्रिंसिपल है वो गांधीयन है, वो गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल है तो लिबरल फिलोसफी को फॉलो करते हैं, वो लिबरल है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, 43 में क्या है? लिविंग वेजेस वर्कर के लिए होनी चाहिए। 43A क्या है कि भैया जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्री का, उसमें पार्टिसिपेशन वर्कर का भी होना चाहिए। 43B इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 2011 में। इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन करना चाहिए। ठीक है, 44 में क्या है? यूसीसी, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 45 में क्या है कि भैया देखो, जब तक राइट टू एजुकेशन वाला नहीं आया था, राइट टू एजुकेशन आया था 2010 में, उसको लागू कर दिया गया उससे, और ये जो आर्टिकल 21A आ गया था फिर फंडामेंटल राइट। अब तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या है? अब वो फंडामेंटल राइट है बच्चों का। अभी तक का क्या स्टेटस है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले तक का मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए। देखिए, एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। ठीक है, उसमें आर्टिकल 21 जो है घुसेड़ दिया गया। इसका यह मतलब है कि भैया जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने का उनका फ्री और कंपलसरी उनका राइट है, फ्री और कंपलसरी मिलेगी उनको। ठीक है, उससे पहले तक क्या होता था? उससे पहले तक ये डीपीएसपी में प्रोविजन था 45 में कि 0 से 6 साल, सॉरी, तो अब की मतलब क्या स्टेटस है ये समझिए। अब क्या है? जो 0 से 6, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पहले की बता रहा हूं मैं। अभी क्या स्टेटस है? 0 से 6 साल तक के बच्चों को राज्य को यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर और जो है एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कि बालपन, पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। ये क्या है? डीपीएसपी का प्रिंसिपल है आर्टिकल 45 के तहत। और 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या है? उनका फंडामेंटल राइट है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उनको मिलना। ठीक है, वो ये उनको राइट टू एजुकेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था। राइट टू एजुकेशन वाला जो था 2009 में बिल आया था, 2010 1 अप्रैल से वो लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट में आपने देखा कि आर्टिकल 21A में ये लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है,
तो अभी लेकिन क्या है, अब हो गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उन्होंने ये जो 6 से 14 साल तक की लिमिट है ये बढ़ा के कर दी है कितनी, 3 से 18। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने अब तक पढ़ ली होगी, उसमें ब्रैकेट पूरे बांट दिए गए हैं, ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4, इस तरह से ये पढ़ाई होगी। और ये इंप्लीमेंट कब होगी ये भी ध्यान रखना है, ये इंप्लीमेंट होगी 2021-22 में, ये 2020 में इंप्लीमेंट नहीं होने जा रही है, ठीक है, 21-22 में फेज वाइज होगी। और ये 5 3 3 4 का क्या मतलब है ये भी ध्यान रख लेना। 5 का मतलब है आपको 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों की जो प्री वाली शिक्षा है ये, ठीक है, मतलब आंगनवाड़ी और प्री वाली शिक्षा, ठीक है। फिर 8 से लेके 11 हो गया, एज जो है ये एज याद रखना, एज भी एसोसिएटेड पूछी जा सकती है। फिर 11 से 14 हो गया, और ये 4 क्या है, 14 से 18। तो ये 3 से लेकर 18 तक अब कंपलसरी देना है। ये राइट टू एजुकेशन ने इसको बदल, ये सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसको बदल दिया है, ठीक है। उसके बाद 46 में क्या है, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो SC ST और जो वीकर सेक्शन होते हैं उनको देखना चाहिए सरकार को। 47 में क्या है कि भैया सरकार की ड्यूटी है कि न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा रहना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहना चाहिए, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है 48, इसका क्या मतलब है कि जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना भी ये राज्य की जिम्मेदारी है। 48A में क्या है कि आपको इन्वायरमेंट और जो की रक्षा करनी है, प्लस उसका सेफगार्ड करना है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। किसका दायित्व है, राज्य का दायित्व है ये। 49 का क्या है, स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जो मॉन्यूमेंट है प्लस जो नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट है उनको भी संरक्षण देना, ये सब कानून बनाना किसका काम है, राज्य का काम है। 50 सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, ये किसमें है, ये आर्टिकल 50 में है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला प्रिंसिपल है ये। 51 में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना है, ये भी क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, 51 DPSP में है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने नोट करके रखी, फिर वो मैं बता दे रहा हूं आपको, ट्रिक है कुछ। देखिए गांधीयन, अब इसमें मान लीजिए आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है, सोशलिस्ट कौन सा है, वेस्टर्न लिबरल कौन सा है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। आप इसमें क्या करिए, मैं 2 की ट्रिक बता दे रहा हूं, एक तो गांधीयन और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल, बाकी जो बच्चे सोशलिस्ट हो जाएंगे। गांधीयन के लिए क्या है भैया, गांधीयन के लिए एक ये याद कर लीजिए PCC EDC, इसको इसी ऑर्डर में याद करना है तभी याद रहेगा, ऐसे ही कुछ भी लिख लीजिए या फिर आप ट्रिक बना लीजिए इसकी, कोई PCC EDC से कोई वाक्य बना लीजिए गांधी जी से जोड़ के, ठीक है। P फॉर पंचायत, पंचायत आर्टिकल 40 में है, ध्यान रखना। कॉटेज इंडस्ट्री 43 में है, आर्टिकल 43 में है, ध्यान रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43B में है, ध्यान रखना। एजुकेशनल इकोनॉमिक राइट SC ST के 46 आर्टिकल में है। ड्रग्स हो गया 47 आर्टिकल में, काऊ की रक्षा करना 48 में है। ये हो गया आपके गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, PCC EDC, और इसमें देखिए आर्टिकल भी बढ़ते क्रम में 40 43 43B और जो है 46 47 48, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, चाहे तो अपना सकते हैं वरना अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया पूरे 5 प्रिंसिपल गांधीयन वाले। और लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले कौन से हो गए, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, ये वाला हो गया। चाइल्डहुड केयर 45 में हो गया, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री वाला 48 में हो गया। एनवायरमेंट की रक्षा करना वाला 48A में हो गया। मॉन्यूमेंट वाला जो है वो भी 49 में हो गया। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है 50 में हो गया। और इंटरनेशनल पीस 51 में हो गया, ठीक है। कुछ और पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये आपको समझने चाहिए, जानने चाहिए। जैसे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है, 1976 में हुआ था ये, और इसने 3 नए DPSP को जोड़े थे। एक था आर्टिकल 39 कि हेल्दी डेवलपमेंट चाइल्ड का होते रहना चाहिए। एक 39A, ये 39A लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये जो है ये ऊपर देखो मैंने किया, 39A है ये, ठीक है। ये 39A है, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस 39A में है। 48 में क्या है कि भैया वर्कर भी पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, ये 48A में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं यहाँ पे ये चीज मिसप्रिंट हो गई, देखिए वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में, ये 43A में है। वर्कर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे 43 में है, ध्यान रखना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, ठीक है। और 48A वाला इन्वायरमेंट वाला हो गया, ये हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल, और प्लस जो है गांधीयन, बाकी सब जो है सोशलिस्ट हो गए, ठीक है। एक और चीज याद रख सकते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें आर्टिकल 38 जोड़ा गया था, ये वाला, कि जो राज्य है उसको इनइक्वालिटी कम करनी है, इनकम की, स्टेटस की, फैसिलिटीज की और अपॉर्चुनिटी की, सब में इक्वालिटी लानी है, ठीक है। लेकिन राज्य क्या करता है,
प्लीज कमेंट करके बताइए। कोशिश तो बहुत हुई है लेकिन अभी तक कोई ऐसे जो है इनइक्वालिटी समाज से नहीं मिट पाई है। खैर हम अपने मुद्दे पर रहेंगे। डीपीएसपी की लिस्टिंग मुझे देनी थी, ये मैंने दे दी आपको, ध्यान ये ले लीजिए। ठीक, देखो ये इसी टेलीग्राम में मैंने पिक डाल दी है, सारी पिक का बम्पर रिवीजन चल रहा है, इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए अगर आपको मान लीजिए पिक एक साथ देखनी है तो मैंने क्या बताया आपसे, आप जो है पहले ग्रुप अगर देखेंगे तो ग्रुप में कई सारे मैसेज होते हैं, आप यहाँ पे टैप करिए, टैप किया, ये आ गया, ये आ गया। इसमें देखिए मीडिया वाले सेक्शन में जाके डायरेक्टली एक ही साथ सारी पिक देखो, एक पिक देखो फिर दूसरी पिक ये देखो, ये डीपीएसपी वाली है जो मैंने बताई है पूरी, ये वाली, फिर इसके पहले और कई सारी पिक बम्पर रिवीजन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये पूरे एक से लेके जो 395 आर्टिकल्स हैं उसकी पूरी लिस्ट जो है लक्ष्मीकांत की समरी है इसमें हिंदी में, और इसमें बल्कि मैं आपको इंग्लिश के भी टर्म्स बताता रहूंगा ताकि ये जो वीडियो है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हो जाए। और प्लस इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं आर्टिकल्स की, वो बताऊंगा और उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, आर्टिकल 1 to 4 यानी कि आर्टिकल को बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद, और आर्टिकल 1 से 4 तक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर जो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके 11। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स ये डिस्क्राइब किए गए 12 से लेके 35 तक, लेकिन जो एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, ये डिस्क्राइब किए गए 36 से लेके 51 आर्टिकल तक। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य डिस्क्राइब किए गए हैं आर्टिकल 51A में या फिर 51 का में। फिर ये आर्टिकल है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है ये, तो ये अगर आप देखें राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है 52 से लेके 62 तक यानी कि पूरा उसका ये अपॉइंटमेंट और ये सब प्रोसेस इसमें डिफाइंड है। 72 और 73 है। उपराष्ट्रपति वाले जो आर्टिकल है वो 63 से लेके 71 है, इनको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। फिर अगर आप देखें तो मंत्री परिषद और जो भारत का महान्यायवादी है यानी कि अगर आप इसमें देखें तो ये है जो ये यूनियन मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल के जो आर्टिकल्स हैं वो है 74 से लेके 78 तक। इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको अभी। देखिए पहला ये है 74 और इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद ये आर्टिकल है 74 है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये है आर्टिकल 74 में डिफाइंड। और इसी से अभी देखिए मैं ट्रिक बताऊंगा उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसी से रिलेटेड अगर आप एक आर्टिकल देखें तो एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट और एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, तो वो स्टेट के लिए और यहाँ पे है सेंट्रल के लिए। सेंट्रल के लिए जो आर्टिकल है वो 74 है और जो स्टेट के लिए आर्टिकल है 163 है। लेकिन दोनों में अगर एक चीज आप इसमें दोनों में कॉमन देखें तो देखिए सेंट्रल के लिए आर्टिकल है 74 और स्टेट के लिए 163 है। इसका जो सम है वो 11 है और इस तीनों जो डिजिट का सम है वो है 10। तो ऐसे 4-5 जगह ऐसी चीजें हैं कि अगर आप एक भी याद कर लें तो दूसरा याद हो जाएगा। जैसे इसमें पहला ये है, तो सेंटर के लिए जो आर्टिकल है वो 74 है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 163 है। और अभी आगे बताऊंगा। अगर ये देखें तो 75 जो आर्टिकल है ये अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स है, 76 है, ये रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 77 है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ये। फिर है ये राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं 78 आर्टिकल में। और यही मतलब जो ड्यूटीज ऑफ पीएम टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टर्म्स में आता है आर्टिकल 78 में। और ये अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे तो सीएम की जो ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को पूरी इंफॉर्मेशन दे, उसके लिए आर्टिकल है 167। तो इसमें भी आप देखिए तो इन दोनों डिजिट का जो सम है वो 15 है और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ये सम है टोटल है 14 है। तो स्टेट गवर्नमेंट वाला हमेशा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पीछे रहता है। ऐसे 5-6 जगह अभी मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन किया है, वो बताऊंगा मैं पूरा आर्टिकल। फिर अगर आप देखें तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इसमें आर्टिकल है वो 79 से लेकर 123 तक है। देखिए 123 आर्टिकल ये है कि जो ऑर्डिनेंस वाली पावर होती है प्रेसिडेंट की, और इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल है कि जो गवर्नर की पावर होती है ऑर्डिनेंस लाने की, वो है 213। तो 123 है प्रेसिडेंट का
213 है गवर्नर का, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स है 124 से लेके 147 तक हैं। फिर ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 148 से लेके 151 तक। उसके बाद है फिर ये राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है 152 से लेके 162 तक है। और ये जो स्टेट मिनिस्ट्री होती है, स्टेट मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, देखिए अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल लेवल पे जो कि लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और उसी के पैरेलल में होता है एडवोकेट जनरल, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये उसी से रिलेटेड है इसमें कि जो मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल से रिलेटेड आर्टिकल है 163 से 167 तक। राज्य का विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर के आर्टिकल है 168 से 213 तक। फिर ये हाई कोर्ट के आर्टिकल है 214 से लेकर 232 तक। फिर ये जो इनके अंडर में कोर्ट्स होते हैं उनके आर्टिकल है 233 से लेकर 238 तक, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। फिर आप और आगे चलें अगर, तो यूनियन टेरिटरीज के आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक। अब देखिए एक ये है पंचायत है, ये पार्ट 9 में डिफाइंड है, ठीक है। उसके आर्टिकल्स हैं 243 से लेके आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में देखें तो ये लिखा हुआ है 243 से लेकर 243 ये एक णा तक इसमें लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश में ही समझिए 243 से लेकर 243O तक। ये है पार्ट 9 में आता है और ये पंचायत से रिलेटेड है, विलेज पंचायत। पार्ट 9A में आता है कि आप म्यूनिसिपालिटी यानी कि नगर पालिकाएं, और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक। उसके बाद पार्ट 9B में आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके रिलेटेड आर्टिकल है 243ZH से लेके 243ZT तक। देखिए विदुषी जी के नोट्स थे, ये मैं शुरू में मेंशन करना भूल गया। फिर अगर आप और आगे चलें, इसमें अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र से रिलेटेड आर्टिकल है, यानी कि जो ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड आर्टिकल है 244 से लेकर 244A तक है, ये 2 आर्टिकल है इसमें। फिर संघ और राज्यों के बीच जो विधायिक संबंध है यानी कि सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के लिए आर्टिकल है 245 से लेकर 255 तक। संघ राज्य ये प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तो सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है डिफाइंड है 256 से लेके 263 तक। फिर ये जो संघ और राज्य के वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन है सेंट्रल स्टेट के बीच में, ये डिफाइंड है 264 से लेके 293 तक। फिर इसमें देखिए पूरे लास्ट में ये वाले आर्टिकल जो बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा जो भी सीरियस है इसके लिए। उसके बाद है फिर सरकार के ये अधिकार और दायित्व, ये 294 से लेकर 300 तक डिफाइंड है, यानी कि राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट, लेकिन बाद में फिर उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के बना दिया गया सिर्फ एक लीगल राइट। तो इस समय जो पोजीशन क्या है राइट टू प्रॉपर्टी की, कि वो आर्टिकल 300A में डिफाइंड है, और ये राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं राइट टू प्रॉपर्टी का। उसके बाद अगर आप देखें तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स वाले जो राइट हैं 301 से लेकर 307 तक हैं, 307 तक है। फिर लोक सेवाएं यानी कि पब्लिक सर्विसेज वाले जो राइट्स हैं वो 308 से लेकर 314 तक हैं। लोक सेवा आयोग के जो राइट्स हैं वो है 315 से लेके 323 तक। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्राइब्यूनल्स, यानी कि ट्राइब्यूनल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूनल्स को बोलते हैं अधिकरण, और ये इसके आर्टिकल्स है 323A और 323B, यानी कि 323 का से लेके 323 खा तक। देखिए ये सब जो आर्टिकल्स हैं ये आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, जो अभी मैं और भी बताऊंगा ये, क्योंकि एसएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में डायरेक्टली इससे आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, और यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ये। स्टेट पीसीएस के लिए आपको एकदम रटे होने चाहिए ये वाली लिस्ट भी आप पूरी रट लेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएंगे एग्जाम में। पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें कि ये जो निर्वाचन से रिलेटेड यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल हैं 324 से लेके 329 का तक, यानी कि 329A, यानी कि वैसे 329A रिपील कर दिया गया है।
फिर इसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST BC एंड एंग्लो इंडियंस के लिए, यानी कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जो उपबंध है 330 से लेकर 342 तक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा से रिलेटेड आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक। फिर ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन जो प्रावधान है, ये है 352 से लेके 360 तक। देखिए 352 होता है नेशनल इमरजेंसी, 356 होता है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर उसके बाद है मिसलेनियस कुछ आर्टिकल है 361 से लेकर 367 तक। फिर ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का संशोधन है 368 में डिफाइंड। फिर उसके बाद है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये डिफाइंड है 369 से लेकर 392 तक। फिर है इसमें लास्ट में अगर आप देखें तो ये है संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि यानी कि शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है 393 से 395 तक। तो ये है टोटल, अगर आप पूरा 1 से लेकर 395 आर्टिकल तक देखेंगे पूरे। वैसे तो इसमें इस समय करीबन 450 से ज्यादा आर्टिकल है, लेकिन जो नंबरिंग है वो वही की गई है और उसी में ABCD करके जोड़ दिया गया है। अब ये जो एक लिस्ट है पूरी, ये जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत की उसकी लिस्ट है, ये वाले आर्टिकल एकदम रट डालिएगा, PCS एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन आते हैं एकदम। जैसे आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 1 रिलेटेड है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से रिलेटेड है ये। देखिए आर्टिकल 2 है एक और आर्टिकल 3 है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आर्टिकल 2 है उसमें अगर कोई नया स्टेट, ये जो पहले यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होता है, उसका अगर एडमिशन किया जाता है ये यूनियन ऑफ इंडिया में, तब आर्टिकल 2 यूज करते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या होता है, इंटरनल एडजस्टमेंट करते हैं अगर किसी स्टेट का, कि किसी की बाउंड्री कम कर दी, एक स्टेट का पार्टीशन करके 2 बना दिए, किसी का नाम चेंज कर दिया, तब आर्टिकल 3 यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। आर्टिकल 2 का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो पहले पार्ट नहीं थे यूनियन ऑफ इंडिया के। जैसे सिक्किम का अगर आप एग्जाम्पल लें तो सिक्किम पहले पार्ट नहीं था, उसको एडमिट कर लिया गया इंडिया में, तो आर्टिकल 2 वहां पे यूज हुआ था। लेकिन अभी जैसे तेलंगाना का पार्टीशन किया गया आंध्र प्रदेश को तोड़ के, तो ये आर्टिकल 3 यूज किया गया यहाँ पे, और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी याद रखिएगा। फिर है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो आर्टिकल है कि जो लॉ फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होते हैं उनके लिए आर्टिकल है 13, यानी कि मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 14 क्या डिफाइन करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता। फिर आर्टिकल अगर आप 16 देखें, इसमें 16 आर्टिकल क्या डिफाइन करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि लोक नियोजन में विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 है रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो ये आप याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 है किससे रिलेटेड है ये है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो है कुछ राइट्स उनसे रिलेटेड है, यानी कि वाक स्वातंत्र और आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण होता है आर्टिकल 19 के थ्रू। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट और इंटरप्रेट करके इसके बहुत सारे डायमेंशन निकालता रहता है, तो ये एकदम रटा होना चाहिए। आर्टिकल 21 का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वाला आप याद रखिए। इसमें बहुत सारे राइट्स हैं, इवन ये भी बोला गया, इतना तक इंटरप्रेट कर देता है ये सुप्रीम कोर्ट की एक जीने के लिए अच्छी सुविधाएं, पॉल्यूशन मतलब अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट और ये सब चीज़ें सब कुछ इसमें इंटरप्रेट करा जा रहा है। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं आर्टिकल 21 के। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसका हिंदी में आप देख लीजिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि प्रभाविक शिक्षा अधिकार है। देखिए पहले जो राइट टू एजुकेशन था वो सिर्फ था डिफाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, अब ये एक फंडामेंटल राइट है इसके लिए। लेकिन एक डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफाइंड है वो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए है, और उसके बाद 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये डिफाइंड है फंडामेंटल राइट्स में, और वो है आर्टिकल 21A में। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला जो राइट है 0 से लेकर 6 ईयर्स तक वाला है जो, वो डिफाइंड है, अगर आप इसमें देखें तो ये है आर्टिकल 45 में।
तो 0 से लेके 6 ईयर्स तक वाला जो डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में, 6 से लेके 14 साल तक के फंडामेंटल राइट्स में आएगा आर्टिकल 21 में, और ये फंडामेंटल राइट है, ये आप दोनों में याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, यानी कि अंतःकरण की और धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 है कि माइनॉरिटीज़ का राइट है कि वो भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक आप जानते हैं 6 कम्युनिटीज़ को कहते हैं इंडिया में, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन और पारसी, यानी कि जोरोस्ट्रियन, तो 6 कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 31C यानी कि 31 गा अगर आप देखें तो ये है कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए रिलेटेड है ये, तो ये इसका मतलब है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभाव भी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है इसमें। आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिट से रिलेटेड है। देखिए एक आर्टिकल 32 है, उसके तहत इंडिया में किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो वो जा सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता है। और एक आर्टिकल है इसी से रिलेटेड 226 है, उसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है हाई कोर्ट के पास अगर उसकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, लेकिन इसमें हाई कोर्ट मना कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट इसमें मतलब अगर आप 32 वाला जो आर्टिकल है उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन 226 वाले में हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट की लेकिन पावर इसमें ज़्यादा है, हाई कोर्ट इवन जो लीगल राइट्स अगर किसी के वायलेट हो रहे हैं तो वो उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, और उसमें कोई भी सिटीजन डायरेक्टली जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। उसके बाद है ये आर्टिकल 38 है, ये डिफाइन करता है कि सोशल ऑर्डर होना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये है इसमें। आर्टिकल 40 रिलेटेड है ग्राम पंचायतों का संगठन से रिलेटेड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरी आपको गांधीयन क्या क्या कौन कौन सी हैं, वेस्टर्न कौन कौन से हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, तो ये सब मैंने डिफरेंस बताया था, उस ट्रिक देख लीजिएगा उसमें। आर्टिकल 44 रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यानी कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 रिलेटेड है, अभी मैंने बताया आपको कि डीपीएसपी में हो गया है अब ये जो निःशुल्क शिक्षा के लिए, तो ये 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए है डीपीएसपी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, और फंडामेंटल राइट्स हो गया 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, वो डिफाइंड है किसमें 21A में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 46 में क्या है, इसमें है कि जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है SC ST और अदर वीकर सेक्शन के, उनसे रिलेटेड है ये आर्टिकल। आर्टिकल 50 का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि दोनों के अलग अलग पावर्स हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है इससे। आर्टिकल 51 रिलेटेड है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 का रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से, जो सोवियत यूनियन से इंस्पायर होके इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लागू करवाया था। उसके बाद आर्टिकल 72 है, ये रिलेटेड देखिए पार्डन, जो प्रेसिडेंट की पावर होती है पार्डन की, कि वो ग्रांट कर सकता है पार्डन, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है या कम्यूट कर सकता है कुछ केसेस में। तो जो पार्डन पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो डिफाइंड है आर्टिकल 72 में, और जो पार्डन पावर्स है गवर्नर की वो डिफाइंड है आर्टिकल 161 में। देखिए इसमें भी वही डिफरेंस है जो मैंने बताया, 72 ये 9 है और 611 ये है 8। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर का 1 नंबर कम है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दोनों का आर्टिकल एग्जैक्टली जो ट्रिक है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा पूरी इसमें एक्सप्लेन करके। तो जो पार्डन पावर्स प्रेसिडेंट की है वो 72 में है, पार्डन पावर जो गवर्नर की है वो 161 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है 74, यानी कि प्रेसिडेंट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को सहयोग सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, वो 74 में डिफाइंड है। और यही जो अभी मैंने बताया स्टेट के लिए कौन सी है, ये आर्टिकल 163 है। ये आर्टिकल 78 है, ये रिलेटेड है कि जो ड्यूटीज़ हैं पीएम की कि वो इन्फॉर्मेशन देगा प्रेसिडेंट को, और यही वाली
पैरेलल जो एक ये ड्यूटीज है सीएम की, जो वो गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देगा, 167 आर्टिकल में डिफाइंड है। आर्टिकल 110 में डिफाइन है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 112 में डिफाइंड है जो बजट होता है हमारा, जिसको कि बजट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद आर्टिकल 123 है, इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, तो आर्टिकल 123 है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस रिलेटेड। आर्टिकल 213 है गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड। आर्टिकल 143 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो वाले है आर्टिकल 143। ये फिर कुछ और आर्टिकल है, ये राज्यपाल की अगर आप देखें नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 से। पार्डन पावर्स अभी मैंने आपको बताई गवर्नर्स की डिफाइंड है 161 में। जो 163 आर्टिकल है ये रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो स्टेट लेवल पे होती है गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए, और यही वाली पावर जो है 74 है सेंट्रल लेवल पे, तो आर्टिकल 74 में। उसके बाद ये देखिए राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में अभी मैंने बताया 167 आर्टिकल है, जो ड्यूटीज होती है सीएम की गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जो ड्यूटीज होती हैं पीएम की प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो 78 आर्टिकल में डिफाइंड है। आर्टिकल अगर आप देखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 169 वाला जो आर्टिकल है, इसका मतलब है कि अगर किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद होती है उसको एबॉलिश करना या क्रिएट करना है स्टेट में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है 169, राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन करना। आर्टिकल 200 रिलेटेड है किससे, विधेयकों पर अनुमति के लिए, यानी कि अगर कोई गवर्नर ये एसेंट देता है किसी बिल को या फिर वो रिजर्व करता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 200। आर्टिकल 213 रिलेटेड है जो पावर होती है गवर्नर की ऑर्डिनेंस करने की, अभी मैंने आपको बताया 123 पावर होती है, ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस वाली पावर होती है, 213 होती है गवर्नर की ऑर्डिनेंस वाली पावर, दोनों याद रखिएगा, इसीलिए दोनों एक साथ बता रहा हूं मैं। आर्टिकल 226 अभी मैंने आपको बताया कि ये हाई कोर्ट की पावर होती है रिट इशू करने की, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, लेकिन हाई कोर्ट इसमें रिफ्यूज भी कर सकता है। और इसी से पैरेलल आर्टिकल है 32, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी बंदा जा सकता है, अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें रिफ्यूज नहीं कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि हाई कोर्ट की जो रिट इशूइंग पावर है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे भी रिट इशू कर सकता है, और किसी के लीगल राइट अगर वायलेट हुए तो उसमें भी रिट इशू कर सकता है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंस याद रखिएगा। आर्टिकल 239 ए यानी कि आर्टिकल 239 का जो रिलेटेड है ये है स्पेशल जो प्रोविजंस बनाए गए थे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है ये, तो 239 ए एनसीटी दिल्ली से रिलेटेड है। 249 का मतलब है आर्टिकल 249 किस लिए कि ये जो पावर होती है पार्लियामेंट की कि वो किसी भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में है उस पर भी लेजिस्लेट कर सकता है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में है ये। तो 249 आर्टिकल याद रखिएगा कि ये राज्य सूची के विषय में भी अगर राष्ट्रीय हित में है तो कानून बना सकता है संसद। फिर उसके बाद आर्टिकल 262 ये रिलेटेड है अगर कोई डिस्प्यूट है इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड या रिवर वैली से रिलेटेड। आर्टिकल 263 है ये इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है ये। आर्टिकल 265 है कि टैक्सेस ये नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। आर्टिकल 275 रिलेटेड है जो ग्रांट देती है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को। आर्टिकल 280 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है यानी कि वित्त आयोग से रिलेटेड है। आर्टिकल 300 है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 300 ए है जो ये अभी मैंने आपको बताया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट है सिर्फ, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 311 जो है ये है कि अगर किसी भी जो सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉयड है उनको डिसमिसल या फिर रिमूव या रिडक्शन किया जाता है स्टेट में या फिर यूनियन में, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 311। आर्टिकल 312 रिलेटेड है ऑल इंडिया सर्विसेज से। इस समय 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं सिर्फ, AIAS, IPS और IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर उसके बाद है आर्टिकल 315, ये रिलेटेड है पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट दोनों के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 312 है पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। आर्टिकल 315 है पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड यूनियन और स्टेट के लिए। 320 में डिफाइन है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 323A में डिफाइंड है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स यानी कि प्रशासनिक अधिकरण
324 में जो डिफाइंड है वो है पूरी इलेक्शन कमीशन की पावर, उसका सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, यानी कि निर्वाचन आयोग के अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, आर्टिकल 330 जो इसमें डिफाइंड है कौन सा, ये जो रिजर्वेशन होता है SC ST का लोकसभा में, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो स्थानों का आरक्षण होता है वो आर्टिकल 330 में डिफाइंड है, ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 335 में डिफाइंड है, इसमें डिफाइंड है जो क्लेम्स होते हैं SC ST के सर्विसेज और पोस्ट में, यानी कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। आर्टिकल 352 अभी मैंने आपको बताया नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल, या फिर जो ये प्रोविजंस होते हैं कि अगर कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में फेल हो गई है तो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं उसको एग्जैक्टली। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक कभी लगी नहीं है वो रिलेटेड है 360 से रिलेटेड। आर्टिकल 365 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ये अगर इसमें डायरेक्शंस दिए गए हैं और उसको लागू करने में स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाता है उस जो डायरेक्शंस उनसे कंप्लाई करने में, तो भी ये माना जाएगा कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होगी और वहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये जो 356 है अगर इसमें 5-6 को घुमा दो तो वो भी एक तरह से प्रेसिडेंट रूल वाला हो गया। आर्टिकल 368 काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमेंडमेंट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इससे किया जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके और भी कई सारे प्रोविजन है, इसको डिफाइन करेंगे पूरा। आर्टिकल 370 रिलेटेड है लास्ट में जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल राइट्स हैं, तो ये कुछ आप चीजें याद रखिएगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें मैं पूरे जो आर्टिकल की ट्रिक्स हैं अभी मैंने बनाई हैं वो मैं बताऊंगा, और प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स किस किस सिटीजन को कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से सिर्फ फॉरनर को अवेलेबल है, वो सब बताऊंगा इसी वीडियो के पार्ट 2 में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टेट पीसीएस और SSC एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विदुषी जी करोड़ से थैंक यू, प्लीज इसको शेयर करिएगा। वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं, ठीक है, इन सबको देखेंगे। देखिए ओरिजिनली 22 थे, नंबरिंग आज भी 22 ही है। अभी तक का क्या हुआ है, एक पार्ट को डिलीट किया गया है पार्ट 7 को, और 4 पार्ट को ऐड कर दिया गया है। इसीलिए कई जगह आपको दिखा हुआ मिल जाएगा कि 25 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन नंबरिंग आज भी 22 ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक डिलीट किया गया, 4 ऐड कर दिए गए, तो 22 - 1 हो गया 21 + 4 25, ये है कुल मिला के। अब एक एक पार्ट किससे संबंधित है, उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए एक एक करके चालू करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन और उसकी टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल कौन कौन से यहाँ संबंधित है, 1 2 3 4। बाकी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आप इतना देखिए सिर्फ पार्ट्स। कई सारे एग्जाम में आता है, यूपी पीसीएस के, यूपी के सभी एग्जाम में आता है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, सबसे पहला देखिए पार्ट 1 है। अब सबसे पहले इंडिया और यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन और उसकी टेरिटरी उसी की तो बात करेगा ये। दूसरा क्या है कि भैया जब आप इंडिया में आ गए हो तो फिर उसकी नागरिकता के बारे में बात कर ली जाए। तो दूसरा क्या हो गया, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप किससे रिलेटेड आर्टिकल है, 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक हो गए आपके सिटीजन। अब जब सिटीजन आ गए हैं तो उनके फंडामेंटल राइट की भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पार्ट 3 जो है आपका वो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, पूरा हमने 12 से लेके 35 तक अलग एक वीडियो में लिस्ट दी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा, पॉलिटी लिस्टिंग वाले में एक साथ दिख जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है, फिर 13 जो लॉ इनकंसिस्टेंट होते हैं उनको वॉइड और जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ है। 15 वाला जो है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं रिलीजन रेस कास्ट के बेसिस पे। 16 वाला पब्लिक इंप्लॉयमेंट था, याद है। 17 वाला अनटचेबिलिटी वाला था। 18 एबोल्यूशन वाला टाइटल था। 19 में 6 फ्रीडम थी। 20 में कन्विक्शन था, याद है कि आपको मैंने बताया था कन्विक्शन में जो है 10 वर्ड होते हैं, ये 20 है। ठीक है, 21 वाले की प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला हो गया। 21 से हो गया एडुकेशन वाला। 22 वाला डिटेंशन वाला हो गया। 23 वाला जो बेगार वो जो ट्रैफिकिंग रोकने के लिए हो गया। 24 वाला चाइल्ड को जो है रोकने के लिए कारखानों में। फिर 25, 26, 27, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गए। 29, 30 माइनॉरिटी वाले राइट है। याद है कि नहीं याद है आपको, ऐसे ही याद रखना है इसको, बिल्कुल मुंह जवानी, समझ रहे हो। मेन एक एक चीज याद रखनी चाहिए, बाकी फंडामेंटल राइट में देख लीजिएगा। कोई भी गलत शब्द बोल गया हो तो प्लीज बताइएगा जरूर करेक्ट करके।
फिर जो है आपके पास फंडामेंटल राइट आ गए, जनता के पास आपके मौलिक अधिकार आ गए। अब जनता के पास आ गए तो सरकार को भी तो उनकी सब बता दिया जाए कि कैसे आपको, आखिर कैसे कैसे आपको यहाँ पे राज्य चलाना है, आपकी नीति के क्या क्या निदेशक तत्व होने चाहिए। तो वही है, ये एक डायरेक्टिव है स्टेट को कि भैया क्या क्या आपके प्रिंसिपल होने चाहिए। सिंपल बात ये। तो फोर्थ हो गया डीपीएसपी, जो कि 36 से लेके 51 तक है। याद है आपको कि नहीं? 36 में जो है स्टेट का डिफिनेशन थी, और मैंने फिर बताया था गांधीयन प्रिंसिपल, एक थे इंटेलेक्चुअल वेस्टर्न वाले लिबरल प्रिंसिपल, एक थे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब आप बताइए जो है, अगर आपने वाला वीडियो देखा है, कि यूसीसी किस आर्टिकल के तहत आता है, ये सब आपको मुंह जवानी रटा होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल पीस स्थापित करना, ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है, ये दो बताइए जल्दी से कमेंट करके। फिर भैया डीपीएसपी की बात होगी 36 से लेके 51। एक ये जोड़ दिया गया था 4A की फंडामेंटल ड्यूटी। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ आप अपने अधिकारों की बात करो, ड्यूटी की भी बात करो। हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी निभाने लगेगा। हर जो व्यक्ति रहता है देश में, अगर अपनी अपनी सारे लोग ड्यूटी निभाने लगेंगे तो बस देश एकदम जो है सब बढ़िया हो जाएगा। पुलिस वाला अगर अपनी ड्यूटी निभा ले, जो ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी निभा दे, जनता अपनी ड्यूटी निभा ले, मंत्री अपनी ड्यूटी निभा ले, तो बस देश एकदम बदल जाए। लेकिन यही तो नहीं होता है, यही समस्या है। सब लोग अपने अधिकार के लिए तो लड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में कोई नहीं बोलता है। ये है यहाँ पे चीज। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ये आपका 4A पार्ट में है। ध्यान रखना भैया जी, बहनी जी। इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने जनता को याद दिलाया था कि आपके मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, सिर्फ अधिकारों की बात ना कर रहे हो। तो 1976 में यह हुआ था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंडेशन किया था। ओरिजिनली 10 थी ड्यूटी, लेकिन फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 में, और एक और जोड़ दी गई कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी एक जो है ये उनको, मतलब देखिए 6 से 14 साल तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, लेकिन ये उनके माँ बाप की ड्यूटी है कि ये इंश्योर करे, ये चीज है। लेकिन ये खेल अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सॉरी ये खेल नहीं हुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये जो 6 से लेके 14 तक है, ये एज को खेल कह गया मैं। तो ये एज जो है ये 3 से 18 हो चुकी है। अब 3 से 18 तक यहां पे दिया जाएगा फंडामेंटल राइट के तहत। समझ रहे बात आप? 3 से 18 तक के जो बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट होगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने और क्या बदल दिया है, आपको याद है ना कि 5 3 3 4 हो गया है अब हिसाब किताब। समझ रहे हैं? 5 यानी कि 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी प्री स्कूल में पढ़ेंगे, फिर आपके 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चे, फिर 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे, ये है हिसाब किताब। खैर थोड़ा आगे इसमें ज्यादा बता दिया, यहां तक हो गया। 5 में क्या है कि भैया यूनियन गवर्नमेंट के बारे में सारी चीजें हैं। संघ सरकार 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का 52 से 78, फिर पार्लियामेंट यानी कि संसद का हो गया 79 से 120। फिर आपका हो गया ये जो राष्ट्रपति की विधायी पावर शक्तियां हैं, ये 123 के तहत है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर ये चैप्टर 4 में क्या हो गया भैया, यूनियन जुडिशरी संघ की न्यायपालिका 124 से 147, सीएजी 148 से 151। फिर देखिए तो ये पार्ट हो गया 5। ठीक है, अब भैया टोटल जो है यूनियन की बात कर ली, समझ रहे हैं? धीरे धीरे आप समझिए। पहले भारत, अगर आपको पार्ट समझने हैं तो पहले क्या है, पहले किसके पार्ट समझने हैं? भारत के। भारत में क्या होता है? यूनियन प्लस उसकी टेरिटरी। ठीक है, भारत का नाम आपको याद हो गया। अब यहां पे आ गए तो भैया नागरिकता के बारे में तो जान लो, तो वो हो गया, ये हो गया पार्ट 1 यानी कि यूनियन टेरिटरी। दूसरा पार्ट हो गया भैया नागरिकता, की समझे तो कि क्या है, भारत में गए तो नागरिकता तो समझो, ऐसे कैसे समझोगे? ठीक है, फिर आपने जो है अगर नागरिक बन गए तो आप अपने राइट मांगने लगे, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। उसके बाद जब अधिकार की बात आई तो फिर जो है सरकार को भी बताया गया कि भैया आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, ऐसे ऐसे पॉलिसी चलानी चाहिए। सरकार को आपने जो है ज्यादा चूच करी, ज्यादा कुकू करा, तो सरकार भी जो है गुस्सा हो गई। उसने कहा कि ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि सिर्फ अधिकारों की बात करो, सिर्फ आप हमको बताओ कि क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए। आपको भी जो है अपनी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये जब ड्यूटी निभानी तो ये मतलब 4A तक, ये धीरे ऐसे ही एक ट्रिक बना रहा हूं, आप अगर समझ पाए तो समझ लीजिएगा। बाकी फिर मैंने बताया आपको 5 पार्ट में क्या है, यूनियन, पूरी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पता है। फिर 6 पार्ट में क्या है, जब यूनियन के बारे में बता दिया तो भैया स्टेट के बारे में बताओ, वही सब चीजें स्टेट की है। राज्य सरकारें, उनका जो है ये 152 से लेकर 237 तक। फिर उनका जो है बाकी सब कार्यपालिका 153 से लेके 167, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया 168 से लेके 212। लेजिस्लेटिव पावर ऊपर हम लोगों ने राष्ट्रपति की देखी थी, या गवर्नर की देख लेंगे, तो ये 213 में। ये ध्यान से देखिए, ये प्रेसिडेंट की पावर जो लेजिस्लेटिव है आर्टिकल 123 में है, और गवर्नर की जो है आप क्या कहा गए
हाँ, गवर्नर की जो है वो 213 में, तो 123 और 213 दोनों नंबरों में अगर आप देखेंगे 123 में उसी को रिशफल कर दो तो 223 आ जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, 213 आ जाएगा ये, 1 2 3 और ये 2 इधर कर दो तो बस हो गया गवर्नर की। ये ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, मतलब सेम सेम नंबर दिख रहा है कम से कम, अगर कोई अलग नंबर दिखे तो वो ना ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिर। और फिर ये हाईकोर्ट की पावर होगी 214 से लेके 32 तक, फिर सबऑर्डिनेट की भी पावर और दे दी यहाँ पे 233 से लेके 37 तक। छठा वाला पार्ट यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, याद रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पांचवा तो हम लोगों ने सेंट्रल वाला देखा है, पांचवा सेंट्रल वाला देखा है, और छठा वाला तो स्टेट, सातवां जो मैंने पहले बताया था, सातवां पार्ट जो है डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से देखें एक बार, पार्ट वन में क्या है भैया, भारत में आए, भारत में क्या क्या है, यूनियन और जो है उसकी टेरिटरी। तो पार्ट वन भारत का जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, भारत ही का तो है। तो पार्ट वन ये हो गया। उसके बाद आपने भैया नागरिकता जान ली, तो वो हो गया सिटीजन वाला पार्ट। नागरिक बन गए तो भैया अपने अधिकार मांगने लगे, अधिकार हो गया पार्ट थ्री में। फिर जो है अधिकार मांगने लगे तो पार्ट फोर में सरकार को भी उनकी ड्यूटी बताई गई कि भैया आपके डीपीएसपी क्या क्या है, सरकार को बताई तो गुस्सा हो गई, उसने पार्ट 4A में भैया आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बता दी कि आपको कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। तो ये हो गया 4A तक। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, सिक्स में पूरा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सातवां वाला जो है निरस्त कर दिया गया है। सातवां पार्ट अभी देखिए अभी डिलीट कर दिया गया है, पहले था ये आर्टिकल 238 में, अब इसको नहीं याद रखना है। अब पार्ट 8 में क्या है, जब ये यहां तक हम लोग स्टेट तक आ चुके हैं तो भैया यूनियन टेरिटरी को क्या छोड़ दोगे क्या, तो 239 से लेके 242 तक अपना यूनियन टेरिटरी आ गई। अब उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो कैसे, मतलब ये पार्ट भी बहुत ही सिस्टमेटिकली किया है, अगर आप इसको ट्रिक से समझे तो आराम से समझ सकते हैं, समझ रहे हैं आप। पार्ट 5 में भैया इंडिया का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर पार्ट 6 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो उसके कंपोनेंट है, फिर पार्ट 7 हटा दिया गया, 8 में क्या है आपका यूनियन टेरिटरी जो उससे छोटी छोटी यूनिट है, फिर उससे छोटी यूनिट क्या हो सकती है, पंचायत और म्यूनिसिपलिटी, तो उसके बाद ये सब आ गए। देख रहे हैं आप, ये याद रखने पड़ेंगे, आप अपनी समझ बनाइए कैसे भी बनाइए, इसमें लिस्टिंग बता रहा हूं मैं सिर्फ। तो फिर ये पार्ट 9 आ गया भैया पंचायतें, 243 से लेके आपका 243 से क्या हुआ, ये 243 से ओ तक है, ये 243 ओ तक, ठीक है। फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी वाला ये जोड़ा गया था, नाइन्थ वाला ए, ये जो है म्यूनिसिपैलिटी वाला 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, ठीक है। तो याद रखना 9 वाला पार्ट किससे रिलेटेड है, पंचायतें। पहले गांव में गए, फिर जो है शहरों का देख लिया कि भैया म्यूनिसिपैलिटी में क्या हिसाब किताब है, और फिर यहां से अपना आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी देख ली, तो नाइन्थ बी भैया क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नाइन्थ क्या है आपका, पंचायत है। नाइन्थ बी क्या है, नाइन्थ ए क्या है आपका, म्यूनिसिपैलिटी है, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका सहकारी समितियां हैं 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 10वें पार्ट में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज है, ठीक है। अब देख रहे हैं वो यूनिट वैसे ही चल रही। 5 में क्या था, पूरा सेंट्रल। 6 में क्या था, स्टेट। 7 को खत्म कर दिया। 8 में क्या था, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर 9 वाले में क्या निपटा दिया, पूरा जो लोकल यूनिट्स है, सबसे पहले गांव, फिर म्यूनिसिपैलिटी, फिर कोऑपरेटिव, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 10th पे क्या है, जो बच्चे कुचे क्या है, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया, ये किसमें आएंगे, 244 से लेके 44A तक, ठीक है। तो ये पार्ट वन खत्म हो गए। अब भैया जो है रिलेशनशिप की बात करी जाए, कैसे कैसे कौन कौन से रिलेशन होते हैं, तो यहां पे जो है पार्ट 11 में रिलेशन की बात करी है, यूनियन और स्टेट की। समझ रहे हैं बात आप, अभी तक देखो सारी यूनिट देखी हमने, अब उन्हीं को एक एक करके रिलेशन देख रहे हैं। पार्ट 11 में क्या है भैया, रिलेशन यूनियन और स्टेट के बीच में 245 से लेके 263 तक। अच्छा, यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव रिलेशन है, यानी कि विधायी संबंध है यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है, यानी कि प्रशासनिक। लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव है भैया जी, भूल ना जाना इसको। लेजिस्लेटिव क्या है, 245 से लेके 55, और जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, 256 से लेकर 263। यहां पे फाइनेंस नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। फिर आपका आ गया, जब लेजिस्लेटिव वाला हो गया तो फाइनेंस की भी बात कर ली जाए। पहले मतलब क्या है, पहले आप अपना जो है पूरा देखिए कि वहां पे कानून व्यवस्था बढ़िया है कि नहीं। तो मतलब कानून मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव जो कानून आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रशासनिक, वहां पे प्रबंध है कि नहीं, तभी तो आप अपना पैसा लगाइयो, ऐसे करके आप समझिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद पार्ट जो है 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट 264 से लेकर 300A तक, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है। इसमें चैप्टर 1 है फाइनेंस का 264 से लेकर 91, बोरोइंग है फिर 292 से लेकर 93, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट है 94 से लेकर 300, और इसमें है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले हुआ करता था एक फंडामेंटल राइट। बताइए कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जहां से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सॉरी फंडामेंटल राइट से हटा के अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के तहत।
तो भैया जो है समझ रहे हो आप। अब फिर से देखो, फिर से एक बार जो रिवीजन करते हैं जल्दी से। हमको जो है देखने हैं क्या, भाग। भाग देखने हैं किसके, भारत के। तो भारत में क्या है, भारत में आपके है यूनियन और जो है यूनियन उसकी जो टेरिटरी है, ठीक है। तो पार्ट वन आपका ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखा तो भैया सिटीजनशिप तो देखो कैसी नागरिकता है, तभी तो वहां पे घुसोगे। सिटीजनशिप मिल गई भैया दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में जब आप सिटीजन बन गए तो जो है आपके पर निकल आए। फिर आपने कहा हमको तो भैया राइट चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, हमको अधिकार दो। अधिकार आपने मांगे, तो ये पार्ट हो गया 3। फिर आपने क्या किया, पार्ट 4 में जो है सरकार से भी कहा कि ऐसा है तुमको ये सब चीजें करनी चाहिए, ये वाले सारे प्रिंसिपल लगाने चाहिए। तो वो क्या है, डीपीएसपी जो वाले हो गया पार्ट 4। आपने उनको किया तो सरकार भी भड़क गई, कह दिया ऐसे थोड़ी ना हर बार चलेगा, तुम भी तो अपने कर्तव्य निभाओ, तुम भी तो अपनी ड्यूटी निभाओ। तो इसीलिए भैया उसको 4A में जोड़ दिया गया। फिर क्या है, फिर आपने ये सब हो गई कहानी। अब इसके बाद जो है आपने देखा कि क्या जो है कैसे यहाँ पे चलता है। तो आपने क्या किया कि देखा कि चलो भैया कहां से चालू करें, सेंटर से ही चालू करोगे। जब आप यहाँ पे अपने ड्यूटी तक हो गई बात, तो फिर क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देख लिया, वो पार्ट 5 में आ गया। पार्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा तो पार्ट 6 बड़े से छोटे की तरफ चले। फिर आपने क्या किया, स्टेट की तरफ देखा, तो ये हो गया 6 में। 7th वाले को हटा दिया गया। फिर उससे नीचे क्या है, 8 में आए, यूनियन टेरिटरी हो गया। 9th में क्या है, उससे नीचे आए भैया, उसमें जो है सबसे पहले गांव आ गया, यानी कि पंचायत हो गई। 9A में म्यूनिसिपैलिटी वाला हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। फिर आपने ये सब देख लिया। फिर आपने देखा कि भैया जो है बाकी अगर जो कुछ पार्ट बचे हैं तो वो आपके कौन से थे। 10th में आपने देखा शेड्यूल वाले, जो ट्राइब वाले जो बचे हुए पार्ट हैं, ठीक है, ये हो गया। 11th में फिर आपने क्या देखा कि चलो भैया जो है इंतजाम आप देख लिया जाए, कैसा जो है लेजिस्लेटिव यहाँ पे अरेंजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कानून व्यवस्था कैसी है, तो वो आपने 11th पार्ट में देख लिया। 12th पार्ट में क्या, फिर भैया जब आपने सब ये सब कानून से देख ली, तब आप देखो कि चलो भैया फाइनेंस वाइनेंस लगाना है कि नहीं लगाना है यहाँ पे। तो ये है 12th तक हम लोग आ गए कि नहीं। देखो पूरा ये मैं ऐसे ही अभी बस जस्ट इंस्टेंटली मेरे अंदर ये मैंने देखा कि चलो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस ही। पसंद आए तो ठीक है, वरना जो है आप अपने हिसाब से सिर्फ इसमें लिस्टिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए पार्ट 13 वहां तक पहुंच गए हम लोग, फाइनेंस वाइनेंस सब देख लिया, ठीक है। फाइनेंस वाला और राइट टू प्रॉपर्टी सब 12 पार्ट में देख लिया है। अब भैया जब देख लिया तो देखा जाए कि चलो ट्रेड वेड करने दोगे कि नहीं दोगे। तो ट्रेड कॉमर्स के लिए फिर देखा कि वो किस में आ गया, पार्ट 13 में आ गया, 301 से लेके 7 तक। जब ये सब ये अगर आपकी इसमें जो है दाल नहीं गली, तो आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ट्रेड वेड नहीं करने देंगे, तो चलो सर्विसेज में ट्राई कर लिया जाए, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ली जाए। तो वो हो गया आपका पार्ट 14 में सर्विसेज, जो यूनियन और स्टेट में 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक। और इसमें जो है आपकी सेवाएं हो गई चैप्टर 1 और पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने जो है लोक सेवा आयोग की तैयारी करने चालू कर दी। फिर जब यहां भी आपका नहीं हुआ, देखिए ये सिर्फ मजाक है, प्लीज इसको किसी भी तरह सीरियस मत लीजिएगा। तो आपने कहा कि भैया इसमें नहीं यार, चलो यार ऐसा है, हम जो है न्याय देंगे लोगों को, हम जस्टिस की तरफ जाएंगे, अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ जाएंगे। कोर्ट नहीं दे पा रहा है तो क्या हुआ, हम जो है इसमें ट्राई करेंगे अब। तो वो हो गया पार्ट 14A, ये है ट्राइब्यूनल 323A से लेके B तक, ध्यान रखना, ठीक है। ये ट्रिक के चक्कर में ये पार्ट ना भूल जाना। तो 14A में क्या है, ट्राइब्यूनल 323 से लेके 323A से लेके B तक। तो इसमें भी बात नहीं बनी, तो आपने कहा कि अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो है पार्ट 15। तो पार्ट 15 क्या है, 324 से लेके 329A तक, ठीक है। तो इलेक्शन में आपने क्या वादे किए कि भैया मैं स्पेशल प्रोविजन दूंगा जितने भी क्लासेस है, कुछ सर्टेन क्लासेस को। तो सर्टेन क्लासेस के लिए स्पेशल जो है आपके प्रोविजन कहां पे आ गए, 16 नंबर पार्ट पे, ठीक है। उसमें कौन सा आर्टिकल है, 330 से लेके 342A। लेकिन फिर आपने देखा कि भैया हिंदी माध्यम के छात्र परेशान है, वहां पे जो है उनका सिलेक्शन थोड़ा कम होता जा रहा है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। तो आपने कहा कि भैया अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज के लिए लड़ाई करूंगा, मैं हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके अधिकारों के लिए बात करूंगा। तो वो हो गई लैंग्वेज, यानी कि पार्ट 17 क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ट्रिक के चक्कर में ये मत भूल जाना मेन भावना। ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें आ गया, 343 से लेके 51A तक। उसमें लैंग्वेज ऑफ यूनियन को 343 से 44, रीजनल लैंग्वेज 345 से 47, और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज है 348 से 49, और प्लस स्पेशल डायरेक्टिव 350 से 51, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जो है आपको आपका ये सब देखा, आपने जो है ज्यादा कुकू करी, यहाँ पे आंदोलनकारी बन गए, तो भैया सरकार जो है इमरजेंसी पे आ गई कि ऐसे हम तुमको करने नहीं देंगे। उस सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। तो क्या हो गया, 18 वाले पार्ट में हो गया इमरजेंसी, 352 से लेके 360 तक, ठीक है। इसमें क्या है, 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी, 356 मतलब स्टेट वाली प्रेसिडेंट रूल और वो सब, 360 वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक लगी नहीं। तो फिर आपने क्या किया भैया, जो है आपके ऊपर इमरजेंसी लग गई, तो बैठे हो घर में यूट्यूब में क्या करो, तो आपने मिसलेनियस का पापा वीडियो देख लिया। 361 से लेके 367 आर्टिकल 19 में हो गया ये, ठीक है। मिसलेनियस का पापा वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है।
अब लेकिन चूंकि जो है कुछ लोगों को कुकू करने की आदत है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, हमें जो है इसमें अमेंडमेंट चाहिए, हमें संशोधन चाहिए, हम इसे नहीं मानेंगे। तो वो 368 में हुआ, यानी कि पार्ट 20 हो गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप इसको किसी तरह रिलेट कर सकते हैं, ये थोड़ा फनी वे है, आप अगर चाहें तो आप आराम से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट हो गया 368 में। तो यहाँ पे फिर जो है आपने इतनी आवाज उठाई तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत जो है टेम्परेरी कर सकते हैं, कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं थोड़े, हमने आपके लिए इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस बनाना चालू करे। तो आपके हो गया 21 पार्ट में। ठीक है, और फाइनली भी आप नहीं माने तो आपको कुछ कुछ यहाँ पे टेक्स्ट हमने दिया, कुछ आपके लिए ट्वीट किया, लगातार आपके लिए प्रयास किए हैं, और जो है ये कमेंट्स हो प्रारंभ हो चुका है यहाँ से। फिर जो है एक बड़ी क्रांति होगी 393 से लेकर 95 तक। तो इसी के साथ आपके पार्ट खत्म हुए। अब देखिए पार्ट ये हो गए पूरे 22 के 22 के नहीं हो गए, समझ रहे बात आप, 22 पार्ट हो गए, एक जो है हटा दिया गया था, 4 ऐड कर दिए गए थे, मैंने बताया था आपको शुरू में। कौन कौन सा एक हटाया, कौन सा गया था, पार्ट 7 वाला, पार्ट बी स्टेट थे जिसमें 7th अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में। लेकिन फिर आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी वाला जोड़ दिया गया, पार्ट 14A भी जोड़ दिया गया यानी कि ट्राइब्यूनल वाला। ठीक है, उसके बाद पार्ट 9A कब आ गया आपका, वो आ गया 74th अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो म्यूनिसिपैलिटी वाला था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था, जैसे 73rd था पंचायती राज, वो 92, और फिर उसके बाद लास्ट में एक और 97th अमेंडमेंट हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9B जोड़ दिया गया। ठीक, चलो जल्दी से रिवीजन करा जाए कि नहीं करा जाए, चलो रिवीजन करते हैं। आपको भैया क्या जानना है कि भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं, यानी कि पार्ट जानना है। पार्ट जानना है तो मतलब भारतीय के तो जानोगे, तो भारत में क्या है, यूनियन और उसकी टेरिटरी, तो यानी कि ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब आपने जो है ये जान लिया, तो आपको जो है यहाँ पे आपने सोचा कि चलो नागरिकता ले ली जाए, तो नागरिकता के लिए आपने सोचा, तो भैया पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 में नागरिकता है, नागरिकता ले ली तो आपके जो है भाव बढ़ गए, आपने कहा कि हमको अधिकार चाहिए, अधिकार मतलब हो गया फंडामेंटल राइट। आपने कहा कि हम जो सरकार को भी बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाओ, ये डायरेक्टिव होनी चाहिए, तो जो है आपने पार्ट 4 में बोल दिया भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप सरकार ने आपने कुकू किया, तो सरकार भी जो है गुस्सा हो गई, उसने कहा ये थोड़ी ना सिर्फ अधिकार चलेगा, अरे ड्यूटी उटी भी तो करो, कर्तव्य का पालन करो अपने। तो 4A जोड़ दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर जो है यहाँ पे बात खत्म हुई कि भैया अधिकार और ये सब की बात हुई। आपने सोचा कि चलो अब देखा जाए गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब है, गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब है, कहां से चालू करोगे भैया, टॉप से ही तो चालू करोगे। तो पार्ट 5 में आ गया क्या, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आ गया। जब यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देखा तो आपको जो है ज्यादा आपके अंदर कुलकुली हुई, तो आपने कहा चलो स्टेट के बारे में भी जानते हैं, तो स्टेट के बारे में जाना तो 6 पार्ट में आ गए। स्टेट के बारे में जाना तो लेकिन जो है 7वां जो है डिलीट कर दिया गया था। अब ये ध्यान रखना कि स्टेट के बारे में जाना, उससे नीचे कौन हुआ, उसके नीचे छोटी यूनियन, मतलब छोटी यूनिट कौन सी हुई, वो यूनियन टेरिटरी, तो आपने 8 नंबर पे यूनियन टेरिटरी कर ली। ठीक है, जब उससे भी और छोटी यूनिट कौन सी हुई, फिर वो म्यूनिसिपैलिटी और वो सब हो गया, तो 9th की तरफ आ गए। 9th में क्या है, 9th में पंचायत है, 9A में जो है आपका म्यूनिसिपैलिटी है, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आप यहां तक आ गए, तो फिर आपने सोचा और थोड़ी जो है और अंदर की यूनिट देख लेते हैं, तो उसमें क्या है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, तो वो क्या होगा, पार्ट 10 में हो गए। ठीक है, आपने ये सब भैया यूनिट जान ली। अब आपने देखा कि जो है कानून व्यवस्था और ये सब चीजें देखा जाए, तो पार्ट 11 में जो है आपने देखा लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। ध्यान रखना ये लेजिस्लेटिव और जो मतलब रिलेशन के बारे में आपने देख, अभी तक आप पूरी यूनिट जान चुके हो, तो रिलेशन भी तो जानना है कि कैसा जो है हिसाब किताब है स्टेट और इन सब के बीच में। तो आपने रिलेशन जाना, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन हो गया पार्ट 11 में। फिर आपने देखा कि सब हिसाब किताब बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, चलो फाइनेंस वाला देखा जाए, वो पार्ट 12 में आ गया। फाइनेंस का अगर आपने देख लिया, उसी में राइट टू प्रॉपर्टी वाला भी था 300A। जब फाइनेंस का आपने देखा जाए तो आपने जो है आपके भाव और बढ़ गए। आपने कहा 13 वाले में देखा जाए कि ट्रेड वेड कुछ करने दोगे कि नहीं दोगे, तो ट्रेड वेड के बारे में हो गया पार्ट 13 में। फिर जो है आपने देखा कि नहीं यार ट्रेड वेड तो करने नहीं दिया जाएगा, इतना जो है इतना नहीं है, इतना आसान नहीं, चलो भैया जो है सिविल सर्विस की तैयारी करे जाए, तो पार्ट 14 में आप आ गए। आप यहाँ पे जो है फंस गए कि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्योंकि आयोग बैठा था वो बहुत ही ज्यादा 100% ट्रांसपेरेंट था, यूपी पीसीएस आयोग से आपका पाला पड़ गया। तो वो किससे पाला पड़ा, वो हो गया आपका 14 में। फिर आपने कहा नो 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 नो, मैं तो जाऊंगा ट्राइब्यूनल की तरफ, तो फिर आप जो है पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल की तरफ आ गए। फिर आपने कहा नो इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो फिर आपने जो है इसमें कहा कि इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है 14A ट्राइब्यूनल में, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा यानी कि पार्ट आ गया 15 पार्ट आ चुका है। आपने कहा इलेक्शन में वादे किए कि हम सारे जो है स्पेशल प्रोविजन कर देंगे कुछ क्लासेस के लिए, तो वो आ गया पार्ट 16 में।
फिर आपने कहा कि नहीं, हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी बहुत आवाज उठा रहे हैं, तो हम भी जो है लैंग्वेज की आवाज उठाएंगे कि हिंदी भाषी वालों का ज्यादा होना चाहिए। वो आ गया पार्ट 17, ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। आपकी जो है ज्यादा कुकू करने की आदत को देख के सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। सरकार ने इमरजेंसी लगा दी यानी कि पार्ट 18 हो गया। इमरजेंसी के बाद फिर आपने कहा कि नो, अब तो मैं घर में बैठा हूं तो मैं क्या करूं, तो मैं मिसलेनियस का पापा वीडियो देखूंगा। तो ये हो गया आपका पार्ट 19 में। फिर आपने कहा कि नो, इसमें तो सर मुझे अमेंडमेंट चाहिए, तो 20 वाले पार्ट में जो हो गया अमेंडमेंट हो गया। फिर आपने कहा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ कुछ टेम्परेरी करते हैं इसमें, वो आ गया आपका टेम्परेरी प्रोविजन 21 में। लेकिन फिर भी जो है आप नहीं माने और फाइनली आपने जो है ठाना कि हम कमेंसमेंट करेंगे क्रांति के लिए और जो है आगे बदलाव लाएंगे। इसी के साथ पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुए। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। ये क्विक ट्रिक थी, अगर अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके जा सकते।